सबसे पहले डाइवोर्स के प्रोसीजर के बारे में बतलाऊंगा। जैसा कि मैंने पूर्व के 2 वीडियो में मित्रों आपको बतलाया था कि एक तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है, जो दोनों स्पाउसेज अर्थात पति पत्नी की सहमति से डाइवोर्स लिया जाता है, और दूसरे कंटेस्टेड केस होता है जिसके अंदर विभिन्न आधारों पर पति पत्नी तलाक की मांग कर सकते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंसी हो सकता है, क्रूएल्टी हो सकता है, डिजर्शन हो सकता है, 7 वर्ष से किसी का पता नहीं हो वो भी डाइवोर्स ले सकता है, या विनरल डिजीज़ है या कोई ऐसी डिजीज़ लेप्रोसी टाइप की हो गई है। ये विभिन्न आधार कंटेस्टेड केस में पाए जाते हैं। जैसा कि मैं पूर्व के 2 वीडियो में आपको बतला चुका हूँ कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के अंदर उभय पक्ष अर्थात दोनों पक्षों की सहमति, पति एवं पत्नी की सहमति के आधार पर उनको एक पिटीशन जिले के फैमिली कोर्ट में अथवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रस्तुत करनी होती है, जिनमें एफिडेविट के फॉर्म में प्लीडिंग्स होती हैं। दोनों पक्ष आपस में सहमति के आधार पर सारी परिस्थिति जो उनमें आपसी अंडरस्टैंडिंग हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कितना उनको मेंटेनेंस पत्नी को वो देगा, बच्चों की देखरेख कौन करेगा, शादी कब हुई थी, शादी के प्रमाण, उनमें आपस में शादी के बाद नहीं बन रही है वो सारे कारण तथा ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स आदि लिख के म्यूचुअल कंसेंट से वो एक पिटीशन, जॉइंट पिटीशन फैमिली कोर्ट के सामने रखेगा या पेश करेगा। फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट फर्स्ट मोशन के रूप में इन दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उनसे पूछताछ करेगी और एक डेट 6 महीने की पहले दे देती है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नई वर्तमान स्थिति के अनुसार कोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन पे ये रखा गया है कि 6 माह की जो डेट सेकंड हियरिंग के लिए लगती थी उसमें 6 माह का समय दिया जाना आवश्यक कोर्ट द्वारा नहीं माना गया है कि यदि उन दोनों पक्षकारों ने अपना मन ही बना लिया है कि उन्हें एक साथ नहीं रहना है और डाइवोर्स लेना है, तो वो 6 माह की जो अवधि कूलिंग पीरियड कहलाती थी उस अवधि को कोर्ट कम कर देगी, और दोनों की सहमति यदि है तो उनके स्टेटमेंट आदि लेकर डाइवोर्स की डिक्री दे देगी। यदि इस बीच में दोनों पक्षकारों को फर्स्ट हियरिंग के बाद ऐसा लगता है कि वो एक साथ रह सकते हैं तो वो अपनी पिटीशन विड्रॉ कर सकते हैं। अगर दोनों पक्षों में आपसी सहमति के आधार पर तलाक की स्थिति नहीं बनती है या बनती है तो विभिन्न आधारों के लिए उसे एक व्यक्ति को कंटेस्ट केस डालना होगा। इस कंटेस्टेड केस में फैमिली कोर्ट के समक्ष प्लीडिंग्स के आधार पर कब उनकी शादी हुई थी, शादी किन कारणों से नहीं बन रही है, क्रूएल्टी है, डिजर्शन है, जो भी मैंने ग्राउंड्स आपको पहले बतला है, तो उन आधारों पर वो न्यायालय के समक्ष जाएगा, अपनी प्लीडिंग के साथ जाएगा, विथ सपोर्टेड बाय एफिडेविट होगा, फैमिली में जब शादी हुई थी उसके प्रमाण, सप्तपदी आदि के, क्योंकि ये हिंदू लॉ में सैक्रामेंट माना गया है सब, और काफ़ी पवित्र दायित्व मानते हुए एक दूसरे के प्रति संस्कारों में ये शादी होती है। यदि किन्हीं कारणों से जो कि ग्राउंड्स के आधार हैं नहीं बनती है तो वो आधारों को सिद्ध करने के लिए प्लेंटिफ मस्ट प्रूव इस केस, उसको अपना केस वादी को जो लेके गया है, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, न्यायालय के समक्ष सक्षम साक्ष्य के द्वारा वो ओरल और डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, सिद्ध करना होता है। जैसे ही ये मामला संबंधित दायरा रजिस्टर में संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी रजिस्टर्ड करता है तो सामने वाले पक्ष को नोटिस इशू करते हैं। इस नोटिस के आने के बाद रेस्पोंडेंट को अपना जवाब दावा देना होता है, प्लेंटिफ और रेस्पोंडेंट। तो जब जवाब दावा आ जाता है, दोनों में जो प्लीडिंग्स में डिफरेंस रहता है उस आधार पर इश्यूज बनाए जाते हैं, जिन्हें वाद प्रश्न कहते हैं। अब इन वाद प्रश्नों के आधार पर पहले वादी को अपनी अर्थात प्लेंटिफ को न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य, ओरल और डॉक्यूमेंट्री के आधार पर अपना मामला सिद्ध करना होता है कि किन किन आधारों पर उसके साथ क्रूरता की गई, या दोनों के रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की स्थिति नहीं है, किसी के दूसरी महिला के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप है, या इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर, या विनरल डिजीज़ है, या लेप्रोसी है, या 7 साल से संन्यास वगैरह ले लिया है। तो इन आधारों को जो प्लेंटिफ है उसको न्यायालय के समक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना होता है। जब प्लेंटिफ की एविडेंस सपोर्टिंग
जो भी एविडेंस है वो क्लोज हो जाती है, तो डिफेंस में रेस्पोंडेंट अपनी एविडेंस देगा। वो दोनों ही पक्षों को एक दूसरे पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, जिससे ट्रुथ या सत्यता न्यायालय के समक्ष आए। इन दोनों के एविडेंस होने के बाद वो कोर्ट उसको क्लोज करेगी केस को, और दोनों पक्षों को ओरल और डॉक्यूमेंट्री अर्थात रिटन स्टेट जो उसका आर्गुमेंट है वो देने का, और दोनों के आर्गुमेंट सुनने के पश्चात रिजर्व फॉर जजमेंट करेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर म्यूचुअल कंसेंट में तो दोनों पक्षों की सहमति होने के कारण न्यायालय अब 6 महीने के पहले भी, लेकिन इन दोनों मामलों में कम से कम एक शादी होने के 1 वर्ष व्यतीत हो जाना आवश्यक है, तभी वो डाइवोर्स की डिक्री के लिए न्यायालय के समक्ष आ सकते हैं। अब मैं आपको 1-2 प्रकरण बतलाता हूँ। अभी लेटेस्ट में एक 4 नवंबर 2020 का इंदू मल्होत्रा वर्सेस रेड्डी, रजनीश वर्सेस निया के प्रकरण में माननीय जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस रेड्डी की बेंच ने ये कहा है कि पहले तो सारा जो कुछ भी स्थिति रहती थी वो पति को ही बतलानी होती थी, अब दोनों को अपनी एसेट्स लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट्स देना होगा, और उसमें किसी तरह का कोई छुपाव नहीं रखा जाएगा दोनों पक्षों के द्वारा। यदि ऐसी कोई छुपाव या गलत जानकारी दी जाती है, फ्री कंसेंट से दोनों को आना होगा, तो न्यायालय उस पक्ष पर 340 CRPC के तहत भी कार्रवाई कर सकता है, परजरी आदि की। इस प्रकार कुल मिलाकर हस्बैंड और वाइफ को कंटेस्टेड केस में थोड़ा समय अधिक लगता है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के केसेस में 12 महीने के बाद कोर्ट में दावा पेश होने पर अगले 6 माह के अंदर उसे डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है। तो ये कुल मिला के स्थिति दोनों प्रकरणों में रहती है, और इन प्रकरणों में यदि पत्नी सक्षम है, वो स्वयं नौकरी करती है और अपना गुजारा चला सकती है, बच्चा भी यदि उसके पास है, सारी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात कोर्ट ऐसे प्रकरणों में विचार कर सकती है। थैंक यू फॉर